हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुणाल से इंस्पायरिंग पर। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सभी मूलभूत बातों के बारे में जाना था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, किन किन चरणों से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अंततः राष्ट्रपति कैसे बनता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि वास्तव में जिस प्रकार से कहा जाता है कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान है और भारत का पहला नागरिक भी माना जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी उतनी ही ज़्यादा जटिल है। इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना होगा। वीडियो को कंटिन्यू देखें और पूरी वीडियो एक साथ देखें और एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको ये प्रक्रिया समझ में आएगी। क्योंकि हमने इस वीडियो में इस प्रक्रिया को ईजी से ईजी बनाने की कोशिश की है और साथ ही यह भी प्रयास किया है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको कभी ना भूलें। इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और इस प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। चलिए अब हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया समझते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा कराया जाता है और यह पूरा चुनाव गुप्त मतदान के तहत होता है। वास्तव में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होता है। इसका अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति को देश की जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके नहीं चुनती, बल्कि देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति का चयन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत डाला गया है और संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्यों और देश की विधानसभाओं के सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए उन्होंने इस प्रणाली को अपनाया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा कराया जाता है और इस निर्वाचन मंडल में देश की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि इस चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन भाग नहीं लेता। तो इस चुनाव प्रक्रिया में देश की संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, वहीं देश की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, राज्यों की विधान परिषद के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य कभी भाग नहीं लेते और दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। चलिए अब हम आगे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे कि बताया गया है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत राज्य के विधायकों और देश की संसद के सांसदों के मतों का मूल्य बराबर रखा जाता है। इसलिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है। यदि एक विधायक का मत मूल्य निकालना हो तो उस स्थिति में उसके राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करना पड़ता है और उसके बाद 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो उसके बाद एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है। वहीं यदि अगर एक संसद सदस्य के मत का मूल्य प्राप्त करना हो तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देना पड़ता है, तब जाकर एक संसद सदस्य के मत का मूल्य प्राप्त होता है। वहीं इसके बाद यह भी देखना होता है कि विजय होने के लिए एक कैंडिडेट को कितने मतों की आवश्यकता है। तो इसके लिए कुल वैध मतों को सीटों की कुल संख्या +1 से भाग करने के बाद जो आंसर आता है उसमें 1 जोड़ देना होता है। इसके बाद विजयी होने के लिए आवश्यक मतों की संख्या प्राप्त हो जाती है। चलिए अब इस प्रक्रिया को उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई ए स्टेट है जिसकी कुल जनसंख्या 2 करोड़ है और उस क्षेत्र में निर्वाचित विधायकों की संख्या 80 है। तो हमें क्षेत्र के विधायकों की संख्या में 1000 से गुणा करने के बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या को भाग करना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम उस क्षेत्र की जनसंख्या को विधायकों की संख्या से भाग कर देंगे तो उस स्थिति में हमें 250 प्राप्त हो जाएगा। यह 250 एक विधायक के मत का मूल्य है और यदि हमें भारत के सभी विधायकों के मतों का मूल्य ज्ञात करना होगा तो उस स्थिति में हमें 4000 की 250 से गुणा कर देनी होगी और हमें 10 लाख प्राप्त होगा। अभी हम ये सभी चीजें समझने के लिए ले रहे हैं, ये एक उदाहरण है और हमने कोशिश की है कि इन उदाहरणों को आसान से आसान बनाया जा सके ताकि आप इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझ सके। अब हमारे पास पूरे देश के विधायकों के मतों का मूल्य है जो 10 लाख है।
चलिए अब हम देश के सांसदों के मतों का मूल्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक सांसद के मत का मूल्य ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हमें सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य लेना होगा, जो कि 10 लाख है। अब हमें इसे 800, जो हमारे देश के सांसदों की संख्या है, वास्तव में हमारे देश में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या 776 है, लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे राउंड किया है, जिसे हमने 800 माना है। चलिए अब हम इस 10 लाख को 800 से भाग करते हैं, तो हमारे पास 1250 आ जाएगा। यह केवल एक सांसद के मत का मूल्य। यदि हमें सभी सांसदों के मतों का कुल मूल्य ज्ञात करना होगा, तो उस स्थिति में हमारे को इस 1250 को सांसदों की कुल संख्या से गुणा करना होगा, तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी जो 10 लाख होगी। यदि हम देखें तो इस विधि से हमारे को देश के सभी एमएलए के मतों का मूल्य और देश के सभी एमपी के मतों का जो मूल्य प्राप्त हुआ है वो एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए इसे समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे निर्वाचन मंडल के मतों का कुल मूल्य कितना है। तो कुल सांसदों के मतों का कुल मूल्य और देश के सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य हम आपस में जोड़ देंगे। इस स्थिति में हमें 20 लाख प्राप्त हो जाएगा। अब हमें यह पता चल गया है कि हमारे देश के निर्वाचन मंडल के कुल मतों का जो मूल्य है वो 20 लाख है। अब हम यह जानते हैं कि एक उम्मीदवार को विजयी होने के लिए इन मतों में से कुल कितने मतों को प्राप्त करना आवश्यक है। उसके लिए हम यह फॉर्मूला अपनाते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कुल पढ़े गए मतों में से वैध मत कितने हैं। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान गलत मत डल जाने की वजह से कई मत इनवैलिड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कुल वैध मत कितने हैं। अभी हम यह मान लेते हैं कि हमारे 20 के 20 लाख मत वैध हैं। और दूसरी बात, हमें अब इसे भाग करना है सीटों की संख्या से, यानी कि कितने सीटों पर चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव एक सीट पर होता है, तो इसलिए हम यहाँ 1 लिख देंगे, इसमें हमें 1 जोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ भी हम 1 जोड़ देंगे। यदि हम इस सवाल को पूरा सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास होगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 2 + 1। यदि हम 20 लाख को डिवाइड करें हमारे पास होगा 10 लाख और हम इसके अंदर 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख 1। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में इस उदाहरण के माध्यम से किसी एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 10 लाख 1 मत प्राप्त करना आवश्यक है। यदि वो इतने मत मूल्य हासिल कर लेगा तो ही वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यदि इससे कम मत प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में वह राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई विभिन्न बातों को जानने के बाद चलिए अब हम राष्ट्रपति के चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया को समझते हैं। जब कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस स्थिति में सभी मतदाताओं को इस प्रकार की एक सूची दी जाती है, जिसमें उन्हें अपनी वरीयता के अनुसार सभी उम्मीदवारों को चयनित करना पड़ता है। और उसके बाद जब यह सूचियां कलेक्ट कर ली जाती हैं, इसके बाद इनकी गणना की जाती है, तो पहले चरण में यह देखा जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं। अभी हमने यह जाना था एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि कुल निर्वाचन मंडल के जो मत मूल्य हैं वो 20 लाख है। तो हम उसी उदाहरण को यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम पहले चरण की मतगणना को समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे चारों उम्मीदवार हैं। इसमें उम्मीदवार ए को 8 लाख मत प्राप्त होता है, वहीं उम्मीदवार बी को 5 लाख मत प्राप्त होता है, वहीं उम्मीदवार सी को 4 लाख मत प्राप्त होता है और वहीं उम्मीदवार डी को 3 लाख मत प्राप्त होता है। परंतु विजयी होने के लिए आवश्यक मतों की जो संख्या है वो हमारे पिछले उदाहरण के अनुसार 10 लाख 1 है। तो एक उम्मीदवार जब तक इतने मत हासिल नहीं कर लिया तब तक वह राष्ट्रपति पद पर विजयी नहीं हो सकता। पहले चरण की मतगणना के बाद यदि किसी भी उम्मीदवार को विजयी होने के लिए आवश्यक मत प्राप्त नहीं होते तो उस स्थिति में दूसरे चरण की मतगणना को शुरू किया जाता है। और दूसरे चरण की मतगणना शुरू करते ही यह देखा जाता है कि पहले चरण की मतगणना में किस उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त होता है उस उम्मीदवार की चुनाव प्रक्रिया वहीं समाप्त कर दी जाती है और यह देखा जाता है कि जिन लोगों ने इस उम्मीदवार को अपनी पहली वरीयता दी थी
उन लोगों की दूसरी वरीयता क्या है। तो मान लीजिए इन 3 लाख लोगों ने अपनी पहली वरीयता डी कैंडिडेट को दी थी, और अगर इनकी दूसरी वरीयता देखी जाए तो इस स्थिति में हम पाते हैं कि दूसरी वरीयता के आधार पर इन 3 लाख में से 2.5 लाख लोगों ने कैंडिडेट ए को चुना, वहीं 30,000 लोगों ने कैंडिडेट बी को चुना और 20,000 लोगों ने कैंडिडेट सी को चुना। यदि इस आधार पर हम देखें तो हम पाएंगे कि कैंडिडेट ए को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या 10,50,000 है। यदि हम विजयी होने के लिए आवश्यक मत देखें तो वह 10,01,000 था, परंतु कैंडिडेट ए को 10,50,000 वोटों की संख्या प्राप्त हुई है। इस स्थिति में कैंडिडेट ए को विजयी घोषित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना के बावजूद यदि उम्मीदवार बी के कुल मतों की संख्या देखें तो हम पाएंगे कि इसे प्राप्त हुए कुल मत हैं 5,30,000। वहीं कैंडिडेट सी को जो कुल मत प्राप्त हुए हैं वह हैं 4,20,000। इस आधार पर कैंडिडेट ए चुनावी प्रक्रिया की सभी शर्तों को पूरा करता है और यह चुनावी प्रक्रिया में विजयी घोषित होता है। यदि मान लीजिए दूसरे चरण की मतगणना के बावजूद भी यह फैसला नहीं हो पाता कि किस उम्मीदवार को विजयी होने के लिए आवश्यक मत प्राप्त हुए हैं, तो उस स्थिति में यह चुनावी प्रक्रिया आगे और बढ़ती रहेगी और तीसरे चरण की मतगणना शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद यह देखा जाएगा कि किस उम्मीदवार को विजयी होने के लिए आवश्यक मत प्राप्त हुए हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यह टॉपिक वास्तव में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। यदि इसको आसान बना के समझा जाए तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को समझ गए हैं और आपको राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझ आ चुकी है। यदि इस सब के बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप उस प्रश्न को नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं खुद उन प्रश्नों का जवाब दूंगा और जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।